अब हम कालीबंगा और बेराट इन दो सभ्यताओं के बारे में जानते हैं। दोनों बेहद इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है उसके बारे में जानते हैं। ये आद्य ऐतिहासिक काल की है, ठीक है। कांस्य युगीन है, मतलब इसमें कांस्य के भी जो टूल्स है, उपकरण है, मिले हैं, ठीक है। और ये नगरीय सभ्यता है। जैसे आहड़ ग्रामीण सभ्यता थी, वैसे ही जो कालीबंगा है वो एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। उसके अलावा कालीबंगा जो है स्थल है सिंधु सभ्यता हड़प्पा के प्रमुख 5 स्थलों में से एक है, ठीक है। और इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो वर्तमान में हनुमानगढ़, जहाँ कालीबंगा और पिलीबंगा जो क्षेत्र है वहाँ पर ये, और किस नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के कई नाम हैं, सोतर नदी, नृत नदी, नट नदी, लेटीवी नदी, राजस्थान का शोक भी कहते थे इसको, और इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी भी था, वैदिक नाम द्रस्वती नदी भी रहा है, ठीक है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी जो इटली के थे, ठीक है, उन्होंने दी। और उसके बाद में इसके प्रथम खोजकर्ता कौन रहे, तो उसके प्रथम खोजकर्ता डॉक्टर अमलानंद घोष रहे, ठीक है। और उन्होंने कब की, 1952 के अंदर पहली बार है इसकी खोज की। खोज करने के बाद इसका उत्खनन यानी इसकी खुदाई चालू किसने की, ठीक है, तो बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, ठीक है, और बालकृष्ण थापर, बीके ठापर ने की। कब से कब तक की, 1961 से 1969 तक। और उनके बाद में कुछ लोग और आए, जैसे जेवी जोशी, एमडी खरे, केएम वास्तव, एसपी जैन, इन्होंने भी यहाँ पर उत्खनन किया। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से इसका जो समय पता चलता है वो 2300 ईसा पूर्व की है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो सवाल आ जाता है कि जो कालीबंगा है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद में ये प्राचीनतम नगर के साक्ष्य प्राप्त हमें यहाँ हुए, यानी एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता के प्रमाण हैं, और यहाँ पर हमें सबसे प्राचीन नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा डेटा क्या है कि जो कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन अवशेष मिले हैं। मतलब कि हड़प्पा के समय के, उससे पहले के समय के भी और उसके पश्चात के समय के भी अवशेष है हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या जानकारी इसके बारे में है, जानकारी है कि कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था, और इसके पश्चात हमने रोपड़ का उत्खनन किया गया, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो जो काफ़ी फेमस है, जो पुरातात्विक स्थल हुआ करता था, ठीक है, ये विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। तो फिर बाद में हमने भारत में भी इसकी खोज की कि भारत भी पुरातात्विक रूप से समृद्ध है, तो स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी जगह है जहाँ पर खोज की गई और वो कालीबंगा थी। और उसके बाद में हमने रोपड़ की खोज की या उत्खनन किया, ठीक है। उसके बाद में और क्या डेटा है, ठीक है, तो हरियाणा में राखी गढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद, हरियाणा में राखी गढ़ी और गुजरात में धोलावीरा के बाद में राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, यानी राखी गढ़ी और धोलावीरा के बाद में कालीबंगा तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। और इसके बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है, तो सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को संस्कृत साहित्य के अंदर हमने बहुधान्यदायक क्षेत्र के नाम से संबोधित किया गया है। और कालीबंगा भी वही क्षेत्र है क्योंकि घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी ही मानते हैं, ठीक है। तो यानी कालीबंगा, ठीक है, संस्कृत साहित्य में जिस क्षेत्र को बहुधान्यक क्षेत्र कहा गया है वही कालीबंगा है। उसके बाद में और यहाँ से क्या हमारे पास में इंफॉर्मेशन है कि खुदाई करने पर यहाँ के मकानों में दरारें पड़ी मिली है। तो अर्थात विश्व में भूकंप के सर्वाधिक या सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य इसी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और बड़ी खास है कि विश्व में सर्वप्रथम हाइड्रोसिफेलिस के जो प्रमाण हैं वो भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। कैसे कि कालीबंगा में हमें एक बालक मिला है जिसकी खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, तो ये कपाल छेदन या हाइड्रोसिफेलिस का ही इसको प्रमाण ठहराया है, ठीक है। और कालीबंगा के अतिरिक्त इसी प्रकार इस तरह की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा या सर्जरी से संबंधित अवशेष हमें लोथल में मिले हैं, ठीक
ठीक है। तो एक तो आप ध्यान रखना कि इस तरह से कालीबंगा में मिले हाइड्रोसिफेलिस के प्रमाण, और फिर बाद में लोथल नाम की सभ्यता से भी पुरातात्विक स्थल से भी हमें मिले हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि जो हम ये तो जानते ही हैं, वरना सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब और अच्छे से जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, पल्लवित हुई, ये समकालीन थी इराक के मेसोपोटामिया सभ्यता के, ठीक है। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब दजला और फरात नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि दजला और इराक के अंदर दजला और फरात नदियों के मध्य मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ, और ये हमारे सिंधु नदी के किनारे विकसित सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, ठीक है। अब दोनों स्थानों समकालीन थी, ये बात हमें कैसे पता चला, ठीक है, क्योंकि दोनों स्थानों से एक समान बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, ठीक है, जो दिखाता है कि ये इस प्रकार है। और मैंने यहाँ क्यों जिक्र किया, क्योंकि कालीबंगा में भी इसी प्रकार की बेलनाकार मोहर हमें प्राप्त हुई है। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ मिला है, आकृति चित्रित मिली है, तो हमें समझ में नहीं आई है, ठीक है। और लिपि, तो ये लिपि है, देखिए इस तरह से लिखी गई है, यूँ इस तरीके से ये जो लिपि है वो इस तरीके से लिखी गई है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि दाएं से बाएं लिखी गई लिपि है, ये अब तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। तो डॉक्टर के शुक्ला जो है, करुणा सागर शुक्ला, अभी इन्होंने इसे डिकोड करने में कोशिश की है। हाल ही के अंदर है जो इनका संसद टीवी पर, ठीक है, संसद टीवी पर एक इंटरव्यू आया था डॉक्टर के शुक्ला का, ठीक है। उन्होंने इस भाषा को, सिंधु घाटी की भाषा को डिकोड करने की कोशिश की है, ये मैं आपको नोट्स में ऐड कर दूँ, ठीक है। उसके अलावा इस लिपि को क्या नाम दिया जाता है, सेंधव लिपि, सर्पाकार लिपि, गोमुद्राकार लिपि, किलाक्षर लिपि, बुस्टोफिदन लिपि, ये चीज़ इस लिपि को कहा जाता है। देखिए कालीबंगा है दो विभिन्न कालों की सभ्यता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो अवशेष मिले हैं, कुछ अवशेष तो 2400 से 2250 ईसा पूर्व के हैं, और कुछ 2200 से 1750 ईसा पूर्व के हैं। औसतन माने अगर ये कितने वर्ष पुरानी है तो हम 2300 ईसा पूर्व मान सकते हैं। लेकिन यहाँ दो तरह की चीज़ें मिली है, एक वो उपकरण मिले हैं, वो टूल्स मिले हैं जो 2400 से 2250 ईसा पूर्व के पुराने थे, और एक 2250 से 1700 ईसा पूर्व। तो इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी पुरातात्विक सभ्यता है जिसे दो विभिन्न कालों की सभ्यता भी कहा जाता है, तो वो कालीबंगा है, ठीक है। कालीबंगा की खुदाई हमने 5 स्तरों में की थी, ठीक है, जिसमें से 2 स्तर तो बेहद प्राचीन स्तर थे, ठीक है, यानी हड़प्पा से भी पुराने थे, पूर्व हड़प्पा कालीन, और जबकि 3 स्तर अपेक्षाकृत बाद में बने हुए स्तर थे, ठीक है, यानी हड़प्पा कालीन थे। तो ये वो स्थल है जहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन तीनों प्रकार के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा कालीबंगा में हमें 2 टीले प्राप्त हुए हैं। पहला टीला जो है दुर्गनुमा नगर है, और दूसरा टीला जो है वो बिना दुर्गनुमा है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि ये कॉलोनी है, ठीक है, और यहाँ के तो एलीट क्लास के लोग रहते हैं, तो दुर्गनुमा उन्होंने बना रखा है, ठीक है, इसको प्रथम टीला बोल देते हैं हम। और दूसरा ऐसे ही जो मान लीजिए कि कुछ पुअर या इस तरह के लोग रहते हैं, तो ये ऐसे ही रहते हैं, तो बिना दुर्गनुमा नगर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। और एक हमें ये बात बड़ी शानदार बात है कि विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी के नाली के अवशेष है जो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से प्राप्त स्नानागार में पानी निकालने की नाली पहले लकड़ी की बनी हुई थी, और बाद में इसे जो पक्की ईंटों से भी बना दिया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के जो अवशेष है, लकड़ी से बनी नाली के अवशेष है, वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से प्राप्त स्नानागार में पानी निकालने की नाली पहले लकड़ी की बनी हुई और बाद में इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था, ठीक है। दूसरी चीज़ भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है। ये प्रश्न कई बार है विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कालीबंगा में। तो कालीबंगा में हल से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं जिनमें मिश्रित फसल, ठीक है, जौ और गेहूँ, ध्यान रखना, याद रखना, जौ और गेहूँ पूछा जा सकता है। और मिश्रित फसल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, जौ और गेहूँ के पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये भी हमें कालीबंगा से में मिले हैं, ठीक है। यहाँ जो भवन थे, ठीक है, भवन की फर्श अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से बनी हुई है। तो भवन की फर्श अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हमें अग्नि वेदिकाएँ
ठीक है, अग्नि वेदिकाएं और बलि प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि अग्नि वेदिकाएं और बलि प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। यहाँ से हमें लोथल सभ्यता के समान 7 हवन कुंड, ध्यान रखना, अग्नि वेदिकाएं और बलि प्रथा सिर्फ कालीबंगा में नहीं, उसके अलावा लोथल से भी मिली है। लोथल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गुजरात के अंदर है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, ठीक है, के समान 7 हवन कुंड अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, जिसमें से कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बलि प्रथा पाई जाती थी। यानी सिंधु घाटी में 7 हवन कुंड मिले हैं या 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, और जिसमें कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ बलि प्रथा पाई जाती थी। ठीक है, कालीबंगा में लिंग, योनि व देवता की कोई मूर्ति और मुद्राओं पर किसी देवता का अंकर निशान नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि कालीबंगा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं प्राप्त हुआ। क्या नहीं प्राप्त हुआ कि हमें किसी भी लिंग, योनि या देवता की कोई मूर्ति प्राप्त नहीं होती, और मुद्राओं पर किसी देवता का अंकन या निशान नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में शवों को संभवतः दफनाते थे ये, और यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे कंक्लूजन निकालते हैं कि कालीबंगा के अंदर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ से हमें एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर एक तरफ व्याघ्र का यानी चीता का और दूसरी तरफ महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित है। तो हमने ये लगाया कि यहाँ जो मुद्रा है, मुद्रा हमेशा किसी भी प्रतीक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे भारत की जो मुद्रा पर महात्मा गांधी की फ़ोटो है, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रपिता भी हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर मुद्रा पर महिला कुमारी देवी की मूर्ति है, तो संभवतया मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को प्रतीक या दर्शाती है। उसके अलावा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें कालीबंगा से कपड़े का अवशेष मिला। कैसे मिला? हमें कपड़े में लिपटा एक उस्तरा तथा मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखना होगा कि कपड़े का भी अवशेष मिला, उस्तरा और मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी का पैमाना हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। उसके बाद में ये ध्यान रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम यहाँ से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के समान है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कालीबंगा के लोगों का विदेशी व्यापार होता था, तभी तो ये क्या है, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है हमें। ठीक है, और यहाँ से हमें जो है कलश शवादान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, एक खास चीज़ है, कौन सी? कांसे का दर्पण मिला है, हाथीदांत का कंगा मिला है, मूंगे, मनके तथा सीपों के आभूषण, तांबे की पिनें आदि प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये सब चीज़ें दिखाती है कि यहाँ के जो निवासी है, संभावित है कि वो क्या थे, श्रृंगार प्रिय थे। उसके बाद में अपन बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ से हमें भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग लाइन है वो ये है कि किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, देखिए, मंदिर सबसे पहले जब अपन मंदिर की बात पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मंदिर निर्माण की कलाई गुप्त काल में चालू हुई थी। ठीक है, तो अभी तो हम एकदम जो है पुरातात्विक काल के अंदर है। यहाँ तो मंदिरों के अवशेष वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये टर्म याद कर लेना कि किसी भी प्रकार के मंदिरों के जो है हमें अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा चिरायु कब्र के अवशेष मिले हैं। ये चिरायु कब्र क्या होती है? ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं। इन अंडाकार कब्रों को ही चिरायु कब्र कहा जाता है। तो चिरायु कब्र यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। देखिए, स्वास्तिक चिन्ह भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। संभवतः इनका प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने में होता था। ठीक है, देखिए, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना हुआ। एक स्टेटमेंट है जो कि दशरथ शर्मा ने दिया कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कही जा सकती है। देखिए, सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां तो प्रमुख है ही, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता के 2 सबसे प्रमुख क्षेत्र यही हैं। हम जब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तब अच्छे से जानेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्या है। तो पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकर्ता दशरथ शर्मा ने लिखा है कि यदि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां माना जा सकता है, तो दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन है? कालीबंगा। या सिंधु सभ्यता की 3 राजधानियों के नाम बताओ, तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा। खैर,
उसके बाद में इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। अभी तो हम नगरीय व्यवस्था बता रहे थे, अभी इसे दीनहीन बस्ती कहते हैं। ऐसा क्यों कि जब हमने इसकी खुदाई की तो हमने पाया कि पक्की ईंट तो थी, लेकिन इसके अलावा कच्ची ईंटों के भी बहुत सारे मकान मिले हैं। ठीक है, तो कच्ची ईंटों के मकानों में उपयोग होने के कारण हमने इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती, यानी यहाँ गरीब लोग भी थे, दीन और हीन लोग भी थे जो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। ये दोहरे परकोटे की सभ्यता है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बेहद खास बात है। तो कालीबंगा नगर रक्षा प्राचीरों से घिरा होने के कारण इसे दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अब ये रक्षा प्राचीर कैसी है? यहाँ सम चतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंदर आवासों का निर्माण किया गया है और रक्षा प्राचीर के भीतर और अंदर दोनों तरफ मिट्टी का लेप किया गया है। देखिए ईंट का साइज, ये साइज याद कर लीजिए, 4:2:1। ठीक है, L/B/H, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1। कुछ 3:2:1 में भी मिली है, लेकिन अधिकांश इसी साइज में मिली है, 4:2:1 साइज में मिली है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में और क्या ध्यान में रखना है कि रक्षा प्राचीर, शौचालय, मकान की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, कालीबंगा में पशु अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई है। बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पशु अलंकृत ईंटें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? कालीबंगा। कालीबंगा से हमें पशु अलंकृत ईंटें हैं जो प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये जो अगला वाला स्टेटमेंट है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है, मतलब कि सर्कल बना हुआ है। पर यह ध्यान रखना है कि पूरे हड़प्पा काल में हमें एकमात्र ऐसा फर्श मिला है, वो भी कालीबंगा में, जहाँ पर अलंकृत ईंटों से फर्श बनाया हुआ है। ठीक है, और एक बेहद इंपॉर्टेंट है कि पक्षी प्रतिमाओं में कालीबंगा से मिली पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पक्षी प्रतिमाओं में कालीबंगा से मिली पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कालीबंगा क्षेत्र से मिट्टी का बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएं मिली है। कुत्ते को पालने के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखना। और कालीबंगा से 3 मानवाकृतियाँ मिली है जो कि तीनों भग्न अवस्था के अंदर है। कालीबंगा से प्राप्त आयताकार मृण मुद्राओं पर मानव आकृतियाँ उत्कीर्ण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन, ये स्टेटमेंट है कि कालीबंगा से कुछ ऐसे आयताकार मृद भांड मिले हैं जहाँ पर मानव कृति उत्कीर्ण है। ठीक है, कालीबंगा क्षेत्र से मिट्टी की सर्वाधिक मुद्राएं और मोहरें मिली है, तो हमें यहाँ पर मिट्टी की सर्वाधिक मुद्राएं और मोहरें मिली है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कालीबंगा से प्राप्त माटी की वृषभ आकृति बेहद महत्वपूर्ण है। इस वृषभ की विशेषता है कि इसका सिर इस तरह बनाया गया है कि आवश्यकता अनुसार उसे धड़ से अलग किया जा सकता है और उसे पुनः धड़ से जोड़ा जा सकता है। देखिए एक बड़ी खास बात है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो पुनर्जन्म में कैसे विश्वास करते थे? कालीबंगा में लोग शव को गाड़ते थे, शव के पास बर्तन गहने रखते थे और ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो देखिए कि मृत्यु के बाद जिस प्रकार से इनके रिचुअल्स किए जाते थे, यानी शव को गाड़ रहे हैं, शव के पास बर्तन गहने रख रहे हैं, उसका मतलब निश्चित रूप से पुनर्जन्म में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। एक टर्म है सोथी मृदभांड, ये क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना, सोथी एक जगह है बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये भी काफ़ी प्राचीन जगह है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। इसमें की समानता कालीबंगा से मिलती है। ठीक है, तो कालीबंगा से जो प्राक हड़प्पा मृदभांड मिले हैं उन्हें अमलानंद घोष ने सोथी मृदभांड कहा है, क्योंकि सोथी जो सभ्यता है वो कालीबंगा से थोड़ी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, कालीबंगा से छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है जो प्राप्त हुआ है। अब कालीबंगा से क्या क्या सामान प्राप्त हुआ है हमें ये जान लेते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा से हमें मिला है खिलौना गाड़ी मिली है जो कि काले मृद पात्र मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा हरिण चित्र युक्त बाहर खुरदरे चित्र मिले हैं। तीर हमें प्राप्त हुए हैं। सड़कें, बस्ती, गोल कुएं, नालियाँ, मकानों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामिति है। ठीक है, पशु पक्षी का चित्रण बहुत पाया जाता है। सिलवट्टा, सेलखड़ी, मिट्टी आदि की मोहरें हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें तो मिट्टी, तांबे, कांसे की चूड़ियाँ हमें मिली है। दुर्ग मिले हैं, बेलनाकार मोहरें, अलंकृत ईंटें, तांबे का बैल, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र, कटोरे और प्राप्त हमें हुए हैं। कालीबंगा में हड़प्पा की तरह
जो अवतलन चक्की है, जो ये सब इस तरह की चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। देखिए अब यहाँ कालीबंगा में समाधि प्रथा भी थी। ठीक है, समाधि प्रथा क्या होती है कि जो मृतक का अंतिम दफन है वो किस हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ कई प्रकार के एग्जाम्पल हमें देखने पड़े। एक तो अंडाकार समाधि में मिली, एक अंडाकार मृतक समाधि मिली, और एक खाद्य सामग्री सहित समाधि मिली। तो अंडाकार समाधि के अंदर उत्तर की तरफ जो है वो सर और दक्षिण की तरफ है पाँव। और अंडाकार मृतक में हड्डियों को जलाया और हड्डियों को समेट के घड़े में डाल देते थे। और एक आभूषण वाली इसमें खाद्य सामग्री भी डालते थे। ठीक है, आभूषण भी साथ में डालते थे। ये विश्वास करते थे कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। ठीक है, यहाँ से प्राप्त एक कब्र में कुत्ते की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। जानवरों को साथ में दफनाने की प्रथा भी यहाँ पर थी। मतलब एक कब्र में हमें इंसान के साथ कुत्ते की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। इसका मतलब इंसान के साथ जानवरों को दफनाने की भी प्रथा यहाँ संभावित है। ठीक है, पुरोहित को इस समाज में एक प्रमुख स्थान दिया गया। ठीक है, मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे थे हमारे। सामूहिक तंदूर के प्रयोग का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तंदूर मुख्यतः मध्य एशिया से प्राप्त हुए थे या आए हुए थे। उसके अलावा एक डायग्राम से समझ लेते हैं कालीबंगा को। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कालीबंगा है। ठीक है, इसकी सड़कें समकोण पर काटती है। ऐसी सड़कों को ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति या चैम्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति की सड़कें कहते हैं। अब ये देखिए कालीबंगा। ठीक है, कैसे देखो ईंटों से निर्मित मकान। प्रारंभ में तो कच्ची ईंटें यूज़ की इन लोगों ने, लेकिन बाद में पक्की ईंटें यूज़ कर ली। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो इन लोगों ने क्या किया कि मकान के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। सबका गेट क्या होता था, अब पता नहीं मेहमान कैसे आते थे। ठीक है, उसके अलावा चूल्हे को ईंधन देने और धुआं निकालने के लिए विशेष प्रकार के छिद्र थे। ये स्टेटमेंट भी आप याद करेंगे, ये नया स्टेटमेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। उसके अलावा मकान की छत से निर्मित, जिनको मिट्टी की बल्लियों से बनाया जाता था, वो छत भी इस तरह से आपको ध्यान में रखनी होगी। जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं, जिसमें जौ और गेहूँ समृद्ध फसल है। ये बेहद इम्पोर्टेंट बात है। उसके अलावा देखिए बाद में पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले, हाँ हमें पता है। उसके अलावा नालियाँ पहले काष्ठ की बनी थी, हाँ बिल्कुल पता है। बलि प्रथा यहाँ पर क्या थी, विद्यमान थी, ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। और यज्ञ वेदिकाएँ भी यहाँ उन लोगों ने प्राप्त कर दी। स्वास्तिक चिन्ह का भी वो लोग प्रयोग करते थे। भूकंप पे दरार का साक्ष्य में मिला है। और एक हाइड्रोसेफेलिस का परिणाम मिला, जो कपाल में 6 साल का छेद शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ठीक है, अब उसके बाद में कालीबंगा के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना जो सरस्वती नदी यानी गंगा नदी के किनारे हुई थी, यानी कालीबंगा के किनारे हुई थी, ये ध्यान रखना है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित राजस्थान को आधुनिक नगर जयपुर है। तो कौन सा राजस्थान का ऐसा नगर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के आधार पर बनाया गया है, तो वो जयपुर है। कपास को इस सभ्यता में ये रीट 2018 में पूछा गया था कि सिंडन किसे कहते हैं, तो कपास को है जो कालीबंगा सभ्यता में सिंडन कहा जाता है। और कालीबंगा से माता देवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है। उसके अलावा हम बात करते हैं कालीबंगा के म्यूजियम की, तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ के अंदर है, तो हमें पता लगाना होगा कि इसकी स्थापना कब हुई। 1985-86 में हुई। और राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु ये संग्रहालय किया गया, स्थापित किया गया। देखिए 1961 के अंदर एक डाक टिकट जारी की गई थी, 90 पैसे की डाक टिकट थी, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा कालीबंगा के अवशेषों पर जारी की गई थी। उसके अलावा कालीबंगा प्रथम नाम से जानी जाती है सोंती, बीकानेर की एक सभ्यता है सोंती, जो कालीबंगा से भी पूर्व में विद्यमान थी, इसलिए इसे कालीबंगा से प्रथम माना जाता है। देखिए इससे संबंधित कोई बुक है क्या पुरातत्व से, तो हाँ ठीक है, ऑर्लस्टीन ये भारत आया था, कुछ वक्त पुरातत्व विभाग में काम किया था। फिर इसने लिखा एक पुस्तक लिखी, ठीक है, ए सर्वे ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है।